नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में उद्देशिका। उद्देशिका को वैसे कई नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग। मोस्ट जो फेवरेबल नाम है प्रस्तावना। उसके अलावा इसको संविधान का सार भी कहते हैं। संविधान का सार, कुछ लोग इसको संविधान का परिचय भी बोल देते हैं। संविधान का परिचय, इंग्लिश में प्रीएम्बल इसको बोलते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें जो शब्द हैं वो स्टार्ट होते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, अगर अपने हिंदू महीनों की बात की जाए तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान का बेसिक परिचय हो गया कि हम संविधान का स्रोत क्या है, संविधान में लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जा रही है, भारत जो अपना एक देश है उसका नेचर कैसा है और ये किस दिन इस संविधान को अपनाया गया था। तो इस तरीके से इसको कई भागों में हम बांट के पढ़ सकते हैं। अगर अपन इसको 4 भागों में देखना चाहेंगे और बांट के पढ़ना चाहेंगे तो ये एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए सरल होगा। और इसमें हम सबसे पहले इसको देखेंगे, हम भारत के लोग। एक भाग कर सकते हैं जो संविधान का स्रोत है। तो फर्स्ट भाग को आप बोल सकते हो कि संविधान का स्रोत क्या है, ये उद्देशिका से पता चलता है। किससे पता चलता है? उद्देशिका से। फर्स्ट जो लाइन है उसके जो फर्स्ट सेंटेंस है उससे क्या पता चलता है कि उद्देशिका या भारतीय जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके स्रोत क्या है। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति। दूसरी चीज क्या पता चलती है? राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति बोल दो या शासन की प्रकृति बोल दो या भारत की प्रकृति बोल दो, वो इससे पता चलती है। तो दूसरी चीज क्या पता चलती है? राज्य की प्रकृति। तीसरी चीज अगर अपन देखना चाहेंगे इसमें, तो जो नागरिकों को फैसिलिटीज अवेलेबल, कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो इसके नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इसके समस्त नागरिकों को हम क्या क्या देंगे? तो एक न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरी समानता और समता और चौथी बंधुता। तो यहाँ भारतीय नागरिकों को प्रदत्त सुविधाएं। तो क्या क्या सुविधाएं हैं जो संविधान अवेलेबल करवाएगा? किसको? भारतीय नागरिकों को। तो एक न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरी समानता। तो ये तीसरी चीज हो गई। इसको चौथे भाग में अपन बांट के पढ़ना चाहेंगे तो ये है कि किस दिन संविधान को अपनाया गया। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित 3 शब्द हैं। तो इस तरीके से हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हमें यह पता चलेगा कि संविधान का स्रोत क्या है। दूसरे भाग में हमें यह पता चलेगा कि भारतीय शासन की प्रकृति क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होगी। तीसरी चीज हम देखना चाहेंगे भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और चौथी चीज हम देखेंगे कि किस दिन ये लागू हुआ है। ये सब चीजें देखेंगे। तो आइए एक बार इन सबको हम देख लेते हैं। तो साथियों, हमने संविधान की उद्देशिका को 4 भागों में बांट लिया और 4 भागों में हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला जो भाग है संविधान का, हमने उसको डिवाइड किया है स्रोत के नाम से। दूसरा है, हमने डिवाइड किया है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ स्टेट। तो शासन की प्रकृति क्या रहेगी या राज्य की प्रकृति क्या रहेगी, ये पता चलता है। तो दूसरे भाग से हमें क्या पता चलता है? जो भारत में जो शासन होगा उस शासन की प्रकृति कैसी होगी। तो शासन की प्रकृति दूसरे भाग से पता चलेगी। इसको 4 टुकड़ों में हमने बांटा है उद्देशिका को। तीसरे भाग से जो पता चलेगा हमें, वो तीसरे भाग से नागरिकों को जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी उनके बारे में पता चलेगा हमें। तो नागरिकों को सुविधाएं या आप इनको अधिकार भी बोल सकते हैं। नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे,
ठीक है। इसके बाद में चौथे भाग से हमें क्या मालूम चलता है कि संविधान को किस दिन अपनाया गया था। तो संविधान को अपनाने वाला दिन कौन सा था, इसके बारे में हमें पता चलेगा चौथे भाग से। इसको बोलते हो आप अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। इन वर्ड्स का मतलब भी हम देख लेंगे लास्ट में जब चौथा भाग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से भाग 4 में बांट लिया इसको पढ़ने। स्रोत, शासन की प्रकृति, तीसरा नागरिकों को सुविधाएं, और चौथा है ये किस दिन अपनाया गया दिन कौन सा है। ठीक है, उसके बारे में हमें इस उद्देशिका से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान का स्रोत हम देखेंगे। तो संविधान का स्रोत आप पहले भाग में देखते हो, फर्स्ट लाइन है हम भारत के लोग। तो आपसे कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो स्रोत है भारत के लोग। अब दूसरे भाग को हम देखेंगे। तो दूसरे भाग में हमें क्या पता चलता है, शासन की प्रकृति। दूसरे भाग से क्या पता चलता है, भारतीय राज्य की शासन की प्रकृति कैसी है। तो शासन की प्रकृति में हम क्या क्या देखेंगे, शासन की प्रकृति। तो साथियों, शासन की प्रकृति के लिए आपको सबसे पहले जो उद्देशिका है उसको देखना पड़ेगा। और हमने देखा था कि हम भारत के लोग, ये संविधान का स्रोत हो गया। उसके बाद वाली लाइन है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें 5 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं वो 5 चीजें? वो 5 चीजें हैं, सबसे पहले है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो एक विशेषता क्या रहेगी भारतीय शासन की प्रकृति, पहली प्रकृति क्या रहेगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अभी आप एक बार देखने के लिए देख लीजिए कि वो 5 वर्ड्स कौन से हैं जिससे शासन की प्रकृति का पता चलता है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये तीसरी प्रकृति है। चौथी प्रकृति है लोकतंत्रात्मक, और 5वीं प्रकृति है गणराज्य। ये 5 वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। भारतीय शासन की प्रकृति कैसी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। तो अब सबसे पहली वाली जो अपन प्रकृति देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होगा कि सभी अधिकार, जो सभी डिसीजन लेगा वो भारत अपने स्तर पे लेगा। भारत किसी दूसरे देश को या किसी दूसरी सत्ता को इन्वॉल्व डिसीजन लेने में नहीं करेगा। यानी कि अपने जो जितने भी निर्णय हैं भारत स्वयं के स्तर से लेगा, किसी दूसरे देश का प्रभुत्व भारत पे नहीं रहेगा। यानी कि एक तरीके से संपूर्ण स्वतंत्रता भारत के पास है। किस मामले में, सभी डिसीजन लेने के मामले में। तो इस तरीके से हम स्वतंत्र हैं। दूसरी बात करें समाजवाद। समाजवादी से तात्पर्य है कि गवर्नमेंट की जितनी भी संपत्ति है उस पे अधिकार भारत के समस्त नागरिकों का है। समाजवादी देखो, संपत्ति 2 प्रकार की एक तरीके से चलती है, अर्थव्यवस्था 2 प्रकार से चलती है, एक तो समाजवाद और एक पूंजीवाद। तीसरा जो हमने कर दिया मिश्रित। समाजवाद से तात्पर्य है कि जितने भी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा, अर्थात भारतीय लोगों का होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जिसके पास जितनी संपत्ति होगी उस पर अधिकार उसी का होगा, व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, सरकार का और भारतीय लोगों का उस पर, यानी कि किसी देश के लोगों का उस पर अधिकार नहीं होगा। तो हमारी जो संपत्ति है वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि भारत का स्वयं का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत साथ ही सभी धर्मों का सम्मान भी करेगा, अर्थात हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भारत सभी धर्मों को सुरक्षा प्रदान भी करेगा और इनका सम्मान भी करेगा, लेकिन भारत का स्वयं का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इस मामले में भारत सेक्युलर है। और चौथी चीज है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक तात्पर्य है कि भारत में जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ये सब निर्वाचित होकर आएंगे, ना कि राजतंत्र के थ्रू चलेंगे, अर्थात लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसमें,
शासन में, तो लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है। गणराज्य से तात्पर्य क्या है? गणराज्य से तात्पर्य यह है कि भारत का जो प्रथम व्यक्ति होगा, अर्थात भारत का जो राजा होगा, राजा एक तरीके से आज का राजा हमारे कौन है? राष्ट्रपति है। प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। तो वो जो होगा भारत का राजा, वो एक तरीके से वंशानुगत नहीं होगा, वो कैसे होगा? निर्वाचित होगा। तो इसमें भी कैसे होगा? निर्वाचित होगा। भारत का जो आज ब्रिटेन में है, ब्रिटेन क्या है? गणराज्य है या फिर क्या है? एक तरीके से वंशानुगत वहां चलती है चीजें, तो वो गणराज्य नहीं है। तो ये 5 चीजें शासन की प्रकृति को व्यक्त करती हैं। कौन कौन सी है? अभिव्यक्त करती हैं। कौन कौन सी हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये 5 चीजों को आपको सीक्वेंस में याद रखना ही है। कई बार इनको सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि आगे पीछे कौन सी है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 5 चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम तीसरी चीज पे। जो तीसरा भाग है भारत ये संविधान की उद्देशिका का, वो तीसरा भाग है कि लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहे हैं हम भारतीय संविधान के माध्यम से। तो वो है नागरिकों को सुविधा या बोल दो अधिकार। तो वो 5 कौन कौन से अधिकार हैं या कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो हम नागरिकों को प्रोवाइड कर रहे हैं संविधान के माध्यम से। तो हमने सबसे पहले देखा हम भारत के लोग, ये हो गया स्रोत। भारत के समस्त हम भारत के लोग भारत को कैसा राज्य बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये भारतीय शासन की प्रकृति इन्होंने बता दी इन वर्ड्स ने। इसके बाद में हम चलते हैं पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब समस्त नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को क्या क्या? एक तो भारतीय नागरिकों को सबसे पहली चीज हम दिलाएंगे क्या? न्याय। हमने भरोसा दिया है संविधान के माध्यम से कि समस्त नागरिकों को न्याय दिलाया जाएगा। दूसरी चीज हमने दिया है भरोसा स्वतंत्रता। तीसरा हमने भरोसा दिया है नागरिकों को कि आपको क्या देंगे हम? समता। एक तरीके से इसको समानता भी बोल देते हैं, लेकिन समानता में और समता में थोड़ा सा अंतर है जो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और चौथी चीज हम भारतीय नागरिकों में क्या विकसित करेंगे? बंधुता। ये हमने कहा है कि हम जानवरों की तरह लड़ने वाले लोग नहीं होंगे, हम एक सभ्य लोग होंगे जो भारत में रह के भारत का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और साथ ही खुद का विकास भी करेंगे। तो ये 4 चीजों की हमने उद्देशिका में बताया है कि क्या क्या सुविधाएं भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। लेकिन न्याय, किस तरीके का न्याय हम भारतीय नागरिकों को प्रदान करेंगे? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है जो हम संविधान के माध्यम से भारतीय नागरिकों को प्रदान करेंगे। इसमें सबसे पहले बात है सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय है आर्थिक, और तीसरे न्याय की जो बात की गई है वो कौन सा है? राजनीतिक न्याय। तो 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। इसमें कौन कौन सा हो गया? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसको सीक्वेंस में आप याद रखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में न्याय है वो कौन कौन से न्याय हैं, और इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका में किस तरीके से लिखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। SAP, सामाजिक और एक तरीके से आर्थिक और राजनीतिक। अगर हिंदी में याद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो पॉलिटिकल। स्वतंत्रता की बात करें तो कैसी स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में बताई गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। मौलिक अधिकारों में आप जाके स्वतंत्रता वाला टॉपिक अगर पढ़ोगे और स्वतंत्रता की बात मौलिक अधिकारों में करोगे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन हम उद्देशिका की दृष्टि से देखेंगे तो उद्देशिका की दृष्टि से कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो हम लिखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता। पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो यहां कितने प्रकार की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। पहली स्वतंत्रता आपको कौन सी है? विचार,
कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का विचार रख सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता अपने विचार रखने से और माइंड में लाने से और बाहर व्यक्त करने से। दूसरे अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से तात्पर्य हो गया कि जो विचार माइंड में आए उनको अभिव्यक्त वो चाहे तो बोल के कर सकता है, वो चाहे तो सांकेतिक रूप से कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की उसको स्वतंत्रता रहेगी। तीसरी विचार अभिव्यक्ति विश्वास, वो चाहे तो किसी पे विश्वास कर सकता है, चाहे तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास नहीं करने के लिए या करने के लिए उसे कोई रोक नहीं सकता। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, एक धार्मिक अधिकार आप मौलिक अधिकारों में पढ़ोगे तो वहां भी ये चीज पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पहले उद्देशिका में भी मैंने जैसे कहा कि उद्देशिका है भारतीय संविधान का परिचय है, और भारतीय संविधान का परिचय है तो यहाँ भी बता दिया गया कि भारतीय नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता रहेगी। मैं चाहूँ तो किसी धर्म को मान सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी भी धर्म को नहीं मानूँ, मैं चाहूँ तो एक साथ 4 धर्मों को मानूँ, मैं चाहूँ तो एक साथ 8 धर्मों को मानूँ, वो मेरी स्वतंत्रता है। मुझे किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये स्वतंत्रता मुझे रहेगी। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। साथियों मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूं कि इनको आप ज्यादा ठीक रहेगा अगर सीक्वेंस के हिसाब से याद करोगे। आप पिछले कई पेपर उठा के देखोगे तो 1-2 बार शायद ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि स्वतंत्रता का सीक्वेंस क्या है, न्याय का सीक्वेंस क्या है। तो इन सब के बारे में अपन बाद में और बात करेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटा समझ लो कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना से तात्पर्य हो गया कि आप किसी धर्म को मानने वाले हैं तो भगवान की पूजा किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप शिव जी पे जाके जल चढ़ा भी सकते हो, स्टील के लोटे से चढ़ाओ, तांबे के लोटे से चढ़ाओ, कोई से लोटे से चढ़ाओ, फूल पुष्प कैसे भी अर्पित करो, कुछ भी करो, वो आपकी इच्छा है, बशर्ते किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। समता की बात करें, हाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं समता और समानता में क्या अंतर है। साथियों समता से समानता क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे 100 चॉकलेट है और 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्तियों में 100 चॉकलेट अपन बांटेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 चॉकलेट मिलेगी। सीधी सी बात है, यह है समानता का अधिकार। लेकिन समता से तात्पर्य क्या है? समता से तात्पर्य यह है कि समझ लिए 10 व्यक्ति हैं, 100 चॉकलेट हैं, कोई व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बीमार है, डायबिटीज का पेशेंट है, वो चॉकलेट नहीं खा सकता है एक तरीके से उसको, और एक व्यक्ति है जिसको मीठे की ज़्यादा डिमांड है, तो उसकी डिमांड के अनुसार चीज़ों को वितरित करना, ये किस में आता है? समता के अंतर्गत आता है। किसी को 20 भी दी जा सकती है। इसी के तहत हमारे यहाँ क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। क्या मिलता है? समता के अधिकार के तहत ही क्या मिलता है? आरक्षण की फैसिलिटी है। जो रिजर्वेशन की फैसिलिटी है वो कौन से अधिकार में आती है? समता के अधिकार में। तो मेरे हिसाब से आप समता और समानता में अंतर समझ गए होंगे। यहाँ 2 प्रकार की समता से बताई गई है, अवसर एवं प्रतिष्ठा। अवसर से तात्पर्य हो गया कि किसी भी व्यक्ति को अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। और प्रतिष्ठा से तात्पर्य है कि ऊंच नीच बिल्कुल नहीं रहेगी, सभी व्यक्तियों को समान भाव से और समान दृष्टि से देखा जाएगा। कौन? गवर्नमेंट की नज़र से। सबको समान अवसर गवर्नमेंट प्रदान कराएगी और सभी को क्या है? समान प्रतिष्ठा भी गवर्नमेंट की नज़र में मिलेगी। यो नहीं है कि कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर है या बड़ा पॉलिटिशियन है तो उसको अलग से फैसिलिटीज या उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा, और कोई व्यक्ति जैसे मान लो कोई किसान है या फिर कोई मजदूर है या कुछ और है तो उसको अलग नज़र से ट्रीट किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को समान प्रतिष्ठा सरकार की तरफ से मिलेगी, अवसर भी समान मिलेंगे और प्रतिष्ठा भी समान मिलेगी। तो कौन कौन सा हो गया? एक तो न्याय की गारंटी हम देते हैं संविधान के माध्यम से, दूसरी क्या गारंटी देते हैं? स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, तीसरी किसकी गारंटी देते हैं? हम समानता की और समता की गारंटी देते हैं। जब ये सब चीजें आपको मिल रही हैं तो आप बताइए कहां से हिंसा देश में होने की नौबत आएगी? नहीं आएगी। तो क्या होगा? भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा। तो लोगों में हम क्या बढ़ाएंगे? बंधुत्व बढ़ाएंगे। और व्यक्ति की गरिमा, कैसी बंधुता? जिससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे। हम जानवर थोड़ी ना जो लड़ते रहेंगे, किसी को एक तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करेंगे या फिर कुछ हमारी भाषा होगी वो सभ्य होगी जिससे व्यक्ति की क्या बढ़े? गरिमा। हम गारंटी देते हैं कि व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी और राष्ट्र की एकता,
राष्ट्र की एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र अगर टूट गया तो फिर वो संविधान किसी काम का नहीं है। राष्ट्र तब संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक देश सुरक्षित है। देश अगर बिल्कुल टूट गया, टुकड़ों में हो गया बिल्कुल, तो फिर कहाँ से संविधान सुरक्षित रहेगा? फिर तो दूसरे संविधान बनेंगे, फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे चीजों को। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो दो प्रकार की बंधुता हम देखेंगे कि एक तो ऐसी बंधुता हो जिससे व्यक्ति भाई भाई महसूस करें, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाए, और एक व्यक्ति अपनी ऐसी जिम्मेदारी का ध्यान रखे जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इस तरीके के बंधुत्व या भाईचारे का हमें बढ़ावा देना है। तो राष्ट्र ये व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो साथियों, हमारे नागरिकों को जो संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका के माध्यम से 4 जो अधिकार हैं वो एक तरीके से प्रदान करने की गारंटी संविधान के माध्यम से दी गई है। आपको ध्यान रखना है, पहला कौन सा है? न्याय। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरी चीज क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता या समता कितने प्रकार की? ये 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अवसर एवं प्रतिष्ठा की। और बंधुता की बात करें तो ये भी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो इस तरीके से अब एक प्रश्न आपका ये बन सकता है कि न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उद्देशिका में वो कहाँ से लिया गया है? तो वो हमारे यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? रूस से। रूस में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई है, तो ये रूस से लिया गया है। आपसे पूछे कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1789 में, और ये वर्ड कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। तो अब नागरिकों को जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वो कितने प्रकार की होंगी? वो 4 प्रकार की होंगी। किस रूप में होगी? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। आशा करता हूं साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देशिका के माध्यम से हम लोगों को कितने प्रकार की सुविधाएं या कितने प्रकार के अधिकार हैं वो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। अब अगला जो चरण देखेंगे हम वो है चौथा चरण। और चौथे चरण में हम क्या देखेंगे कि संविधान को कब अपनाया गया, संविधान को कब अपनाया गया है ये चीज हम देखेंगे अब। और कब अपनाया गया है संविधान को? तो संविधान को अपनाया गया है, सीधा सा लिखा हुआ है क्या कि हम दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय महीने की बात करें, हिंदू महीने की बात करें तो कौन सा है वो? मिति मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का एक महीना आता है, मिति मार्गशीर्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 होते हैं। शुक्ल पक्ष सप्तमी, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। और विक्रम संवत जो अपन बोलते हैं वो कौन सी थी? 2006, यानी कि 1949 में कौन सी संवत चल रही थी? विक्रम संवत 2006। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कब अपनाया गया? तो ये 26 नवंबर 1949। ठीक है। अगर हिंदू महीने की बात करो तो कौन सा है? मिति मार्गशीर्ष पक्ष। पूछ ले आपसे कि कौन सा पक्ष था, तो शुक्ल पक्ष। और विक्रम संवत पूछ ले तो कौन सा था? विक्रम संवत। इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा महीना था, कौन सा पक्ष था, या फिर विक्रम संवत कौन सी थी। तो विक्रम संवत कौन सी थी आप ये बताओगे। ठीक है। तो विक्रम संवत कौन सी थी अपनी? ये विक्रम संवत थी यहाँ पे 2006। विक्रम संवत 2006, ये आपको ध्यान रखना है। 57 साल हमेशा आगे चलती है, किससे? इससे। तो आप जोड़ के देख लीजिए 57 साल आगे है। तो इस तरीके से 4 पार्ट में हमने उद्देशिका को बांट के पढ़ा है। मेरे हिसाब से आपको चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। पहला पार्ट क्या कहना चाहता है कि संविधान का स्रोत क्या है, तो स्रोत में आपको बताना है। स्रोत में ऑप्शन दे दे कि राष्ट्रपति है, संसद है, प्रधानमंत्री है, भारत के लोग हैं, तो आपको क्या बताना है? भारत के लोग हैं। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, तो आपको भारतीय राज्य की प्रकृति बतानी है। तो प्रकृति बताने के लिए आप कहोगे कि भारत कैसा देश है। अरे देखो, जैसे प्रकृति किसी की बतानी है तो कहेंगे कि ये गुलाम है,
या फिर कहेंगे स्वतंत्र है। तो भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि खुद के निर्णय खुद लेगा, तो पूरे तरीके से क्या है? एक तरीके से स्वतंत्र है। प्रकृति में 5 चीजें आपको ध्यान रहेगी, कौन कौन सी है? एक तो कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, दूसरा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 5 चीजें आपने बतानी है। तीसरी चीज अपन देखेंगे तो ये भारतीय नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं या अधिकार क्या क्या दिला रहा है वो देखेंगे। और चौथी चीज अपन देखेंगे कि अपनाने की तिथि, अपनाने की तिथि। तो इसमें ये 4 चीजें हमने पढ़ी है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको ठीक ढंग से पढ़ा है, जिससे आप लोगों को ठीक ढंग से याद हो सके और एग्जाम की दृष्टि से आप क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका को अब आप देख लीजिए। पहला भाग हमने हम भारत के लोग, दूसरा भाग भारत को कैसा राज्य बनाएंगे, शासन की प्रकृति कैसी होगी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य यहाँ। और इसके तीसरा जो अपन ने भाग बनाया है, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त सुविधाएं या अधिकार कौन कौन से हैं? न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है। ये 4 प्रकार के न्याय की गारंटी हमने दी है, 4 प्रकार के अधिकारों की गारंटी हमने दी है। और ये कब लागू होगा? तो ये लागू होना अपनाने का, अपनाया कब है हमने? लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अपनाया कब है हमने? इस तारीख को अपनाया है। तो ये चारों चीजें मेरे हिसाब से आपको पता चल गई होगी। अब देख लेते हैं एक बार इसको सारे को पढ़ने कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये दूसरा भाग पता ही चल गया आपको। तीसरा भाग है ये प्रदत्त सुविधाएं हैं, और चौथी चीज कब लागू हुआ। एक बार इन सब चीजों को अपन देख लेते हैं। तो आप देखो, स्रोत, शासन की प्रकृति, नागरिकों को सुविधाएं, और चौथा है अपनाया किस दिन गया। इसके बाद में हम देखेंगे तो स्रोत भारत के लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा हम देखेंगे शासन की प्रकृति कैसी है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न से मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे तो नागरिकों को अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। तो एक न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। अवसर और प्रतिष्ठा की। बंधुता कितने प्रकार की है? 2। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, ठीक है। इस तरीके से आप देख लिए होंगे कि ये तीसरा भाग है कौन सा? नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हम दे रहे हैं। ये आप 4-5 बार देखोगे चीजों को तो आपको याद हो जाएंगी, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपको सुविधा रहेगी। और फिर उस चौथा भाग हमने देखा कि कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949। और इसके बाद में क्या था इसमें? मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल पक्ष विक्रम संवत कौन सी थी? 2006। तो ये एक बेसिक जानकारी थी उद्देशिका के बारे में, मैंने आपको बता दिया। उद्देशिका के बारे में जो भी और जानकारी होगी, अभी बहुत सारी जानकारियां हैं जो उद्देशिका को परिपूर्ण तरीके से, एक तरीके से एग्जाम की दृष्टि से परिपूर्ण बनाती हैं, वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।